नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं गूगल एग्ज़ाम स्टडी के ऊपर। जैसे कि आपको पता है कि हम यहां पे पॉलिटी की सीरीज़ डे बाय डे करते जा रहे हैं और आज एक बार एक न्यू प्रैक्टिस सेट एक बार फिर से मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने कल एक प्रैक्टिस सेट किया था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो मिक्सर रहेंगे या मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं वो क्वेश्चन और जो ज़्यादा आने की संभावना है वो क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका हम शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब इसमें पूछा क्या गया है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। अब आपको ये बताना है कि ये जो समता का अधिकार है ये है क्या। पहले तो हमें इस बात का पता होना चाहिए। पूछा क्या गया है कि समता के अधिकार का प्रावधान है, मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे सामने आर्टिकल है ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या है। क्या का मतलब ये फंडामेंटल राइट रहेंगे और फंडामेंटल राइट का जो वर्णन है वो संविधान के कौन से भाग में किया गया है, तो भाग नंबर 3 में किया गया है। अगर ये पूछे कि जो मौलिक अधिकार है इनका वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल टोटल 12 से लेकर के 35 तक रहते हैं। ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट है इनको हमारे देश में, हमारे देश के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इनको यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब हमसे पूछा क्या है कि किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान आता है। देखो जो आर्टिकल 19 है, 19 के अंदर क्या आता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है। यानी हमें जो बोलने की जो आजादी है, या फिर हम कहते हैं ना कि संघ बना सकते हो या फिर देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की, तो वो इसमें आता है आर्टिकल 19 के अंदर। और आर्टिकल 16 के अंदर क्या आती है, अवसर की समानता आती है। आर्टिकल 16 में क्या है, अवसर की समानता, अवसर की समानता का प्रावधान रहेगा। आर्टिकल जो 21 है इसके अंदर आता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 21 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के अंदर ही बताया गया है समता के अधिकार का मतलब। यानी यहाँ पे क्या होता है, विधि के समक्ष सभी समान, विधि के समक्ष सभी समान कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर रहता है 14। मतलब ये हुआ कि जो देश में कानून होगा वो सर्वोपरि होता है और कानून सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है, यही आर्टिकल 14 में बताया गया है। तो पूछा है कि किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है, तो हमारा कौन सा आंसर रह जाएगा, ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्न में से कौन व्यक्ति कैबिनेट मिशन का या कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था, तो ये हमसे पूछा गया है। कैबिनेट मिशन का हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मिशन भारत में आया था वो किस मिशन से आता है। कहने का मतलब 1946 के अंदर एक मिशन भारत में आया था और जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। जब कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया था तो उसमें टोटल 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में टोटल 3 सदस्य भारत के अंदर आए थे और हमें इस बात का पता होना चाहिए कि वो तीनों सदस्य कौन कौन से थे। पहला जो मेंबर इसके अंदर आता है वो था पैथिक लॉरेंस। पहला जो व्यक्ति है वो तो रहेगा यहाँ पे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। और ये पैथिक लॉरेंस ही क्या था, इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष हुआ करता था। दूसरा कौन सा व्यक्ति था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये दूसरे व्यक्ति थे। और तीसरा व्यक्ति इसमें कौन शामिल था, तो वो था ए बी अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर ये तीसरा व्यक्ति था यहाँ पर। यानी ये वो 3 व्यक्ति थे जो कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में आते हैं। और कैबिनेट मिशन भारत में किसके द्वारा भेजा गया था, तो सर क्लीमेट एटली उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने अपनी कैबिनेट से 3 व्यक्तियों का चुनाव किया और इन तीनों को एक मिशन का रूप देकर के भारत में भेजा था। तो हमसे पूछा गया क्या है कि कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था, तो ए बी अलेक्जेंडर था, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। जो एम एन रॉय है ये व्यक्ति इसके अंदर शामिल नहीं था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रह जाएगा, सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन, एम एन रॉय इसमें शामिल नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है,
संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो पूछा क्या गया है, जब हमारे संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू थी तो उस समय संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1940। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है। और इस बैठक में अगर पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, अस्थायी जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था, तो उसका नाम आता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। दूसरा पॉइंट, 11 दिसंबर 1940। 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक होती है। और इस दूसरी बैठक में अगर पूछे कि स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो वो रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया है। यही वो बैठक थी जिसके अंदर संविधान सभा का एक उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो वो एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। और यही वो बैठक थी दूसरी जिसमें एक संवैधानिक सलाहकार का भी चुनाव किया गया था। संवैधानिक सलाहकार, तो वो व्यक्ति हुआ करते थे बी.एन. राव। बी.एन. राव, ये थी संविधान सभा की दूसरी बैठक। लेकिन हमसे पूछा है कि अंतिम बैठक, तीसरी बैठक कब होती है, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। और इस तीसरी बैठक के अंदर ही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो पंडित नेहरू थे, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। और यही वो उद्देश्य प्रस्ताव है जो आगे हमारे संविधान की प्रस्तावना का रूप यहाँ पे लिया था। अब पूछा क्या गया है कि अंतिम बैठक, तो अंतिम बैठक जो होती है वो 24 जनवरी 1950 को होती है। और 24 जनवरी के दिन ही अगर पूछे कि भारत के प्रथम जो प्रेसिडेंट है, प्रथम जो राष्ट्रपति है, वो किसको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। इसी बैठक के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसको यहाँ पे जोड़ा गया था, राष्ट्रीय गीत, और जो राष्ट्रीय गान होता है इसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया था। तो पूछा क्या गया है, अंतिम बैठक कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्न में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। देखो, अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन के अंदर हमने एक पॉइंट किया था कि संविधान सभा के द्वारा जो संवैधानिक सलाहकार है वो दूसरी बैठक के अंदर चुना गया था। किस व्यक्ति को चुना गया था, अभी मैंने करवाया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है, इनको तो बनाया गया है अस्थायी अध्यक्ष। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, ये तो बने थे अस्थायी अध्यक्ष, इनको बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था स्थायी अध्यक्ष, ये बनते हैं स्थायी अध्यक्ष, इनको तो बनाया गया था स्थायी अध्यक्ष। एच.सी. मुखर्जी अभी हमने डिस्कस किया था, उपाध्यक्ष इनको बनाया गया था संविधान सभा का। और बी.एन. राव जो है, इनको बनाया गया था संवैधानिक सलाहकार। तो पूछा क्या है कि संविधान सभा ने संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया था, तो वो बनाया गया था बी.एन. राव को, बेनेगल नरसिंह राव को बनाया गया था संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब हमें यह पता होना चाहिए कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा होती है और यह संघीय न्यायालय होता क्या है। संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो होती है 1937 के अंदर, 1 अक्टूबर 1937 को होती है, यानी इसे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। जब यहाँ पे संघीय न्यायालय की स्थापना हुई तो इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे उनका नाम आता है सर मॉरिस गोयर। सर मॉरिस गोयर उनका नाम आता है, सर मॉरिस गोयर। ये वो व्यक्ति थे जिनको फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, 1937 की बात हो रही है,
लेकिन पूछा है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब भारत परिषद अधिनियम 1861 ये वो अधिनियम है जिसके माध्यम से हाई कोर्ट अधिनियम पारित हुआ था और भारत के अंदर पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। यानी 1862 में क्या हुआ था कि जो भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे उनको रद्द करके उनका स्थान चेंज कर दिया गया था हाई कोर्ट के अंदर। तो आपको पता होगा कि 1862 में कलकत्ता, मद्रास और बंबई इन 3 स्थानों के ऊपर हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। पहले यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे, 1861 अधिनियम से इनको रद्द किया गया और 1862 में पहली बार भारत में कलकत्ता, मद्रास और बंबई में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 जो है इसके माध्यम से भारत में बहुत कुछ परिवर्तन किए गए थे। जैसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था भारत में पहली बार। लोक लेखा समिति की स्थापना इसी के आधार पे होती है। भारत में जो केग का पद है वो इसी के आधार पर चुना गया था। इस प्रकार से थे। भारत शासन अधिनियम 1935 यही वो अधिनियम है जिसे कहा जाता है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है क्योंकि अगर आपसे पूछ ले कि हमारे संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है तो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। और यही वो अधिनियम है जिसके द्वारा भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगर पूछे कि कब की गई थी तो 1937 के अंदर। और संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? सर मोरिस गोयर को बनाया गया था। तो इसके अंदर हमारा कौन सा ऑप्शन सही रह जाएगा? सी ऑप्शन, भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? अब इसने पूछा है जो प्रारूप समिति बनी थी, संविधान सभा जब संविधान का निर्माण कर रही थी तो उसके बाद में जब BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था तो उन्होंने जैसे ही संविधान का प्रारूप तैयार करके संविधान सभा को सौंपा तो उसके बाद में संविधान सभा ने कुछ समितियां बनाई थी। उन्हीं समितियों में से एक प्रमुख समिति जो आती है वो थी प्रारूप समिति। और यही पूछा गया है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन यहाँ पे किया गया था। ये होता है गठन। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति जो है वो अपनी पहली रिपोर्ट पेश करती है। 21 फरवरी 1948 को पहली रिपोर्ट पेश करती है। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक होती है। प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई थी। 31 अक्टूबर 1947 को क्या होता है, जो संविधान सभा हुआ करती थी, जैसे ही भारत आजाद हुआ तो संविधान सभा का पुनर्गठन यहाँ पर किया गया था। संविधान सभा का क्या होता है? पुनर्गठन होता है। और यहाँ पे पहले जो 389 मेंबर हुआ करते थे और ये संख्या यहाँ से कम हो गई, कितनी रह गई थी? तो यहाँ पे 299 सदस्य रह गए थे। 299 में से 229 जो मेंबर है वो तो रह गए थे प्रांतों से। इसके अलावा जो 70 मेंबर है वो रह गए थे देसी रियासतों से। देसी रियासतों से रह गए थे। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? अगर ये भी पूछ ले कि कुल सदस्य कितने थे तो प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था प्रारूप समिति का अध्यक्ष। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब की बार थोड़ा सा नया क्वेश्चन लग रहा है और ये पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी पहला क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और संविधान सभा की जब तीसरी बैठक हुई थी उसमें किया गया था। ये मैं आपको करवा चुका हूँ पीछे। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, ये बिल्कुल सही बात है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद थे। देखो ये जो है 8 आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। उद्देश्य प्रस्ताव सरदार पटेल के द्वारा, देखो ये जो पॉइंट यहाँ पे दे रखा है सरदार पटेल, यहाँ पे सरदार पटेल के द्वारा नहीं किया गया था,
आपको पता है कि जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 के दिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं रहेगा। पूछा है कि विचार कीजिए, तो पहला और दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, तो इसके अंदर हमारा कौन सा रह जाएगा, सी ऑप्शन। पहला और दूसरा जो है ये दोनों यहाँ पे क्या रहेंगे, सही रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था। पूछा गया है कि जो संविधान सभा थी, इस संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहां से निर्वाचित किया गया था। देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात हो रही है। आपको पता है कि जब संविधान सभा का गठन हुआ तो गठन होता है 6 दिसंबर 1946 को। निर्वाचन कहां से हुआ था। अगर ये पूछ ले कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सबसे पहले निर्वाचन कहां से हुआ था, सबसे पहले तो होता है बंगाल प्रेसिडेंसी से। पहले होता है जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वहां से हुआ था। और बंगाल प्रेसिडेंसी का मतलब होता है कि वहां पे एक प्रांत का नाम था खुलना नाम का, खुलना प्रांत। और इस खुलना प्रांत से ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन होता है। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ 1947 के अंदर, तो उसके बाद में ये जो क्षेत्र था ना, ये चला गया था पूर्वी पाकिस्तान के अंदर। ये क्षेत्र चला गया था पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। तो आपको पता है कि संविधान किसका बन रहा था, भारत का बन रहा था। क्या भारत के संविधान निर्माण के लिए कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आ सकता था, नहीं आ सकता था। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस समय संविधान सभा के मेंबर नहीं रहे थे। तो बाद में क्या होता है कि बंबई प्रेसिडेंसी के द्वारा एक सीट खाली करवाई जाती है, और उस सीट के ऊपर देखो, सीट किसने खाली करवाई है, तो बंबई प्रेसिडेंसी के द्वारा एक सीट खाली करवाई गई थी। कांग्रेस पार्टी के उस पर मेंबर हुआ करते थे, और उनका नाम आता है एम आर जयकर। एम आर जयकर, एम आर जयकर की सीट को खाली यहाँ पे करवाया गया था, कांग्रेस पार्टी की थी। और इसी सीट से दोबारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा के अंदर निर्वाचित करके भेजा गया था। यानी आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था, तो हमारा ऑप्शन रहेगा बंबई प्रेसिडेंसी से यहाँ पे इनका निर्वाचन होता है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी मैंने करवा दिया कि पहले थे, अभी जैसे बाद में किए गए थे, वही हमारा ऑप्शन रहेगा। तो ये रहेंगे मुंबई प्रेसिडेंसी से यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही रह जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेदों किन में नागरिक, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। पूछा क्या गया है, इसमें यह पूछा गया है स्टूडेंट्स कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यह पूछा गया है कि हमें यह बताना है कि संविधान के ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिनमें सिटीजनशिप यानी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो देखो, भाग नंबर जो ये है अनुच्छेद 12 से 35, ये तो हमारे रहेंगे मौलिक अधिकार। 12 से 35 क्या है, मौलिक अधिकार रहेंगे। यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो 12 से 35 तक आते हैं। किस देश के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया था। दूसरा है अनुच्छेद 36 से 51, यानी इसके अंदर आते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इनको कहां से लिया गया है, तो इनको हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से जोड़ा गया था, ठीक है। अनुच्छेद 5 से 11, 5 से 11 ही यहाँ पे बताया गया है नागरिकता के बारे में, यानी सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। अगर पूछे कि कौन से भाग में नागरिकता का वर्णन है, तो भाग नंबर रहेगा 2। क्लियर हुआ। आपको यही बता दूं कि जब 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को लागू नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पे बन करके तैयार हो गया था, तो इसी दिन कम से कम 16 जो आर्टिकल है वो यहाँ पे लागू किए गए थे। इनमें से जो कुछ आर्टिकल थे वो नागरिकता वाले भी लागू किए गए थे। कौन कौन से रहेंगे, 5 रहेगा, 6, 7, 8 और 9। ये वो आर्टिकल है जो नागरिकता वाले थे और इसी दिन इनको लागू कर दिया गया था। तो यही पूछा है कि किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का वर्णन है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा रह जाएगा, सी ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स ये है,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है। अब इसमें हमें ये डिस्कस करना है कि जब हमारा संविधान बना तो आपको पता होगा कि भारत के संविधान में अलग अलग देशों से बहुत से प्रावधान हमारे संविधान में जोड़े गए थे। अब इसने पूछा है कि ऐसा कौन सा प्रावधान है जो यूएसए के संविधान से नहीं लिया गया है। हमें यह बताना है कि जो नहीं लिया गया है। आपको पता है कि स्वतंत्र जो न्यायपालिका है ये यूएसए के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग और महाभियोग का जो वर्णन है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 61 में रहेगा, ये भी यहीं से लिया गया है। लोक जनहित याचिका ये भी यूएसए के संविधान से यहाँ पर ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये जो ऑप्शन है ना ये हमारा सही रहेगा। कौन सा नहीं ली गई, मतलब क्या हुआ, संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है, इसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर पूछे कि इनका वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है तो आर्टिकल यहाँ पे रहेगा 368। तो यही हमसे पूछा गया है कि कौन सा प्रावधान अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में किन शब्दों को जोड़ा गया था। अब हमें यह बताना है कि जो हमारे संविधान का प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, इनमें जब यहाँ पे 42वां अमेंडमेंट हुआ था तो किन शब्दों को जोड़ा गया था। आपको ये पता होना चाहिए कि अब तक जो हमारे संविधान की प्रस्तावना रहेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार क्या किया गया है, संशोधन किया गया था। और एक बार जब संशोधन हुआ तो 42वां अमेंडमेंट 1976 के अंदर हुआ था। देखो ये जो 42वां अमेंडमेंट है कब हुआ था, 42वां अमेंडमेंट 1976 को होता है जब देश तीसरी इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा था। यानी 1975 से लेकर के 1977 तक क्या रही थी, तीसरी इमरजेंसी भारत में चल रही थी। तो इस बीच में एक 42वां अमेंडमेंट होता है और इसी के जरिए क्या होता है, पहली बार जो संविधान की प्रियम्बल है उसमें कुछ ऐड किया गया था। आपको पता होगा कि 24 अप्रैल 1973 ये वो दिन था पूरे भारत के ऐतिहासिक का कि इस दिन केशवानंदा भारतीयवाद का फैसला आया था और उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि जो प्रस्तावना है ना ये भी संविधान का भाग है, तो इसके अंदर भी अगर संसद चाहे तो संशोधन कर सकती है। तब यहाँ पे पहली बार क्या हुआ था, संशोधन किया गया था और 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी पंथनिरपेक्ष गणराज्य ये नहीं हो सकता, समाजवादी गणराज्य अखंडता ये भी नहीं हो सकता, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये ऑप्शन हमारा सही रह जाएगा। पूछा क्या है कि प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया था, तो ये तीनों शब्द यहाँ पे जोड़े गए थे, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही रह जाएगा, सी यानी थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने ये है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके विधिक अधिकार बनाया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। अब बात किसकी हो रही है, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की हो रही है। जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ, या मैं कह दूं कि जो हमारा जब संविधान लागू हुआ तो उस समय जो फंडामेंटल राइट थे हमारे संविधान में, उस समय कितने फंडामेंटल राइट थे, 7 हुआ करते थे। लेकिन अगर पूछ ले कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार आते हैं, 6 आते हैं, तो फिर 7वां कौन सा हटाया गया था, यही पूछा है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। देखो तो मौलिक अधिकार है वो रहेंगे 12 से लेकर के 35 के बीच में, यानी आर्टिकल की बात हो रही है। ये जो समानता का अधिकार है ये तो आपका अभी तक विद्यमान है, 14 से लेकर के 18 तक चलेगा। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से 22 तक अभी भी प्रचलित है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो है आर्टिकल 32 और इसके द्वारा ही जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या काम करता है, रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कब करेगा, जब भारत के किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट का हनन हो या उनके उसको नागरिक उस नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा हो, उस केस के अंदर। अब पूछा है कि किसको हटाया गया था, किसके द्वारा, 44वें संविधान संशोधन। हुआ यूं था कि जब 44वां अमेंडमेंट हुआ था तो वो 1978 के अंदर हुआ था।
और इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है ये इसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और इन्होंने ही क्या काम कराया था, 44वां अमेंडमेंट करवाया था 1978 के अंदर। और जो संपत्ति का अधिकार हुआ करता था ये था आर्टिकल 31 के अंदर। कौन से आर्टिकल में था, तो आर्टिकल 31 के अंदर था। इसको यहां से हटा दिया गया था, तो फिर कहां पे जोड़ा गया था, तो इसको जोड़ा गया था हमारे संविधान के भाग नंबर 12 में जोड़ दिया गया था। अगर पूछे कि कौन से आर्टिकल में इसको जोड़ा गया था, तो आर्टिकल यहाँ पे रहेगा 300 ए, इसमें जोड़ दिया गया था। और क्या बनाया गया था, लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार इसको बना दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कौन सा रह जाएगा, संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा करके एक लीगल राइट बनाया गया था। और ये कौन से अमेंडमेंट के जरिए हुआ था, 1978 44 अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, बताइए। अब ये जो आर्टिकल है ये आपके सामने क्या है, ये है डीपीएसपी। और डीपीएसपी का मतलब होता है कि जो राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पूछा है कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित कौन सा है। अनुच्छेद जो 37 है वो ये कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो है वो डीपीएसपी को लेकर के न्यायालय में नहीं जा सकता है, यानी न्यायालय के द्वारा जो डीपीएसपी है वो आरक्षित नहीं है। अनुच्छेद 39(1) के अंदर क्या जोड़ा गया था, निःशुल्क न्याय का प्रावधान यहां से जोड़ दिया गया था। निःशुल्क न्याय, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो विधिक सहायता होती है इसके प्रावधान को यहाँ पे जोड़ा गया। कब जोड़ दिया गया था इसको, तो इसको भी जोड़ा गया था 42वां अमेंडमेंट 1976 को हुआ था इसके प्रावधान से। ये जो आर्टिकल नंबर 40 है, अनुच्छेद 40 के अंदर ही क्या काम किया गया था, ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। सीधा क्वेश्चन पूछा है कि ग्राम पंचायतों के गठन से कौन सा संबंधित है, तो अनुच्छेद 40 रहेगा। तो ये पॉइंट इसमें आ जाता है। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन है, तो पहला पॉइंट है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे। अब मूल कर्तव्य का मतलब बात हो रही है फंडामेंटल ड्यूटीज की, कि क्या जब हमारा संविधान बना, यानी जब 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, तो क्या उस समय जो मूल कर्तव्य है वो हमारे संविधान में थे। तो ये मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे, तो मूल कर्तव्य मौजूद नहीं थे। मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, ठीक है। और मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य मौजूद थे, ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, और ये बिल्कुल यहाँ पे सही है, और ये भी सही रह जाएगा कि मूल रूप से भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। कब जोड़े गए थे, तो 42वां अमेंडमेंट 1976। अगर ये भी पूछ ले कि किस समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था, तो ये जोड़े गए थे सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ दिया गया था। तो इसमें हमारे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, इसमें कौन से 2 और 3 सही है, 2 और 3, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बस हो गए स्टूडेंट्स। तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स। लगभग हमने फिर से एक बार 15 क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस के रूप में किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल इसी प्रकार से एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।